हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए प्राचीन भारत का थ्योरी हम वीवीआई थ्योरी दोस्तों दृष्टि बुक का करने जा रहे हैं दोस्तों। बीपीएससी टीचर्स एग्जाम्स 2024 में जो एग्जाम दिया गया उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अदर्स एग्जाम्स में जो भी प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों इस सीरीज से। आप लोग थ्योरी इस पार्ट को जरूर से जरूर 1 से 2 बार या 3 बार जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन सोने समय या तो बैठे समय जब फालतू टाइम में बैठे हैं उसको रिवीजन कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में आने की क्वेश्चन की प्रबल संभावना होगा दोस्तों। इससे बाहर आपको कोई किताब का थ्योरी नहीं पढ़ना दोस्तों, बस यही थ्योरी आप देखते रहिए, इसी से आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत दोस्तों देखेंगे, और 5वां चैप्टर भी इसी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग महाजनपद का उदय देखते हैं। महाजनपदों का उदय दोस्तों, आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व के 6वीं सदी में राज्य विस्तार किया है। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि एवं धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभिक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है दोस्तों। यही कारण है कि भारत की राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। 6वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग देखने को मिलते हैं दोस्तों। लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य को बल मिला दोस्तों। लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई और इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षत्रिय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए दोस्तों। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी दोस्तों, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया गया है। महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है दोस्तों। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती के सर्वाधिक शक्तिशाली थे दोस्तों। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था दोस्तों। और 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी दोस्तों। कैसी व्यवस्था पर? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी दोस्तों, मतलब गणतंत्र था दोस्तों, मतलब लोकतंत्र की व्यवस्था थी दोस्तों। जबकि शेष में राजतंत्र व्यवस्था प्रारंभ थी दोस्तों। शेष में कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी दोस्तों, मतलब राजा का शासन होता था दोस्तों। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है दोस्तों। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, जैसे चंपा हो गया, राजगृह, श्रावस्ती, काशी और कौशाम्बी तथा साकेत। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया दोस्तों। महाजनपद और राजधानी देखते हैं। काशी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वाराणसी। काशी कहाँ थी? वाराणसी। काशी की कहाँ थी? वाराणसी। 3 बार बोलेंगे दोस्तों, याद कर जाना। कौशल की कहाँ थी दोस्तों? कौशल की श्रावस्ती। कौशल की कहाँ थी? श्रावस्ती। इसे अयोध्या कहते हैं, फैजाबाद मंडल में आता था दोस्तों। अंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चंपा। अंग की चंपा भागलपुर और मुंगेर के जिले में पड़ते हैं दोस्तों। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा दोस्तों। अंग की कहाँ? चंपा। मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? गिरिवज्र, जिसे
राजगृह भी कहते हैं, दक्षिणी बिहार में पड़ता है दोस्तों। मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? राजगृह, ग्रीवज, दक्षिण बिहार में पड़ता है। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी दोस्तों, उत्तरी बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी बिहार में दोस्तों। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में। कहाँ पड़ता है? उत्तरी बिहार में दोस्तों। मल, मल की राजधानी कहाँ पड़ता है दोस्तों? कुशीनगर में। मल की राजधानी कहाँ पड़ता है? कुशीनगर। प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में था दोस्तों। मल जो था कुशीनगर, प्रथम भाग पावा में, प्रथम भाग कुशीनगर था एवं पावा में द्वितीय भाग, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र में पड़ता है मल दोस्तों। चेदी या चेती, चेदी या चेती दोस्तों, सोथीवती, सोथीवती या सुक्तिमती दोस्तों, आधुनिक बुंदेलखंड को क्षेत्र था दोस्तों। आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र था दोस्तों। चेदी या चेती की राजधानी क्या थी? सोथीवती या सुक्तिमती दोस्तों। वत्स की राजधानी क्या थी दोस्तों? वत्स की कौसामी थी दोस्तों। वत्स की राजधानी कौसामी इलाहाबाद एवं बांदा के क्षेत्र को में पाया गया दोस्तों। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौसाम्बी दोस्तों। आगे देखिए, पंचाल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? उत्तरी पंचाल, क्षेत्र रामनगर बरेली था दोस्तों, ये भी यूपी में पड़ता है। दक्षिणी पंचाल काम्पिल दोस्तों, ये फर्रुखाबाद में पड़ता है दोस्तों, ये भी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। पंचाल की राजधानी कहाँ था? उत्तरी पंचाल, क्षेत्र दोस्तों, और दक्षिणी पंचाल काम्पिल। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य की राजधानी दोस्तों, मत्स्य की राजधानी विराटनगर था दोस्तों, ये अलवर भरतपुर राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। मत्स्य की राजधानी कहाँ था? विराटनगर दोस्तों, अलवर भरतपुर और राजस्थान के क्षेत्र में मिला दोस्तों। और सूरसेन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल था दोस्तों। सूरसेन की राजधानी मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। असमक, असमक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पोतन थी। असमक की राजधानी पोतन या पोटली थी दोस्तों। पोतन या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था दोस्तों। असमक की राजधानी कहाँ थी? पोतन या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था दोस्तों असमक। अवंती, अवंती कहाँ की था दोस्तों? उत्तरी उज्जैनी। अवंती उत्तरी उज्जैनी का था दोस्तों, और दक्षिणी माहिष्मती का था अवंती दोस्तों। अवंती कहाँ का था? उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी माहिष्मती का दोस्तों। गंधार की राजधानी कहाँ था दोस्तों? तक्षशिला था। गंधार की राजधानी तक्षशिला था दोस्तों। पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान का ये जगह में पड़ता है दोस्तों। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, ये विदेश में अब पड़ता है दोस्तों। पाकिस्तान क्योंकि आपका अपना देश से अलग हो गया, उसी समय ये विदेश कहलाया गया दोस्तों, विदेशी एक है दोस्तों। और कम्बोज, कम्बोज की राजधानी राजपुर यानी हाटक कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। कम्बोज की कहाँ पड़ता है? राजपुर हाटक कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। और कुरु, कुरु आपका पड़ता है दोस्तों इंद्रप्रस्थ। कुरु कहाँ? इंद्रप्रस्थ दोस्तों, मेरठ दक्षिणी पूर्व हरियाणा में दोस्तों। कुरु कहाँ? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दोस्तों, मेरठ तथा दक्षिणी पूर्व हरियाणा में पड़ता है। कम्बोज आपका राजपुर हाटक कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। गंधार तक्षशिला पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। एक जो जनपद में था मेरा पाकिस्तान में था दोस्तों, कौन था? ये गंधार तक्षशिला का था दोस्तों। उसके बाद सभी आपका इंडिया में ही पाया गया दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। वैशाली को लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है दोस्तों। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वज्जी संघ की राजधानी थी दोस्तों। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व में दोस्तों। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन कौन थे? मगध था, कौशल था, वत्स था और अवंती था दोस्तों। कौन कौन थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती दोस्तों शक्तिशाली महाजनपद में। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक था दोस्तों। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी दोस्तों। कुमार गुप्त प्रथम ने दोस्तों। और विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्रा दोस्तों 221 ईसा पूर्व में था दोस्तों। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्रा 221 ईसा पूर्व में था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखते हैं। वह है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। काशी देखिए दोस्तों, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी दोस्तों। कहाँ थी? काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी दोस्तों। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कोसल
तथा अंग के ऊपर कांसी का अधिकार था। कांसी का सबसे शक्तिशाली राजा वृहदत्त था दोस्तों, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। चलिए हम लोग कौशल के बारे में थोड़ा जानते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती था दोस्तों। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या था? श्रावस्ती दोस्तों। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी दोस्तों। कौशल जो था कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक और पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग अंग के बारे में पढ़ते हैं। अंग राज्य का राजधानी चंपा थी दोस्तों। अंग राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी और बनारस दिए गए हैं दोस्तों। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। प्राचीन काल में चंपा नगरी कैसा था? वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। मगध पर चर्चा करते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी ग्रीवज थी दोस्तों। मगध की प्राचीन राजधानी ग्रीवज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई दोस्तों। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बज्जी दोस्तों। बज्जी यह 8 राज्यों का एक संघ था दोस्तों। बज्जी जो था 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह तथा कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय यह शक्तिशाली संघ था दोस्तों। बुद्ध के समय यह क्या था? शक्तिशाली संघ था दोस्तों। मल पर चर्चा करते हैं। वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ था मल दोस्तों, जिसमें पावा तथा कुशीनगर के मलों की संख्याएं सम्मिलित थी दोस्तों। कुश जातक में ओकाक का वहां का राजा बताया गया। कुश शासक में दोस्तों कुश जातक में ओकाक को वहां का राजा बताया गया दोस्तों। चेदी और चेती दोस्तों। चेदी और चेती इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथीमती थी दोस्तों। इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या सोथीमती दोस्तों। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था दोस्तों, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। चेती जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। चेतिक जातक में एक राजा का नाम क्या मिलता है दोस्तों? उपचर मिलता है। वत्स के बारे में चर्चा करते हैं। वत्स देखिए, इसकी राजधानी कौशाम्बी में थी दोस्तों। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी दोस्तों। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था दोस्तों। किसका शासन था? पौरव वंश का दोस्तों, जिसका शासक उदयन था दोस्तों। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परतंप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था दोस्तों। कुरु देखिए, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी दोस्तों। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कोरैब था दोस्तों। बुद्ध के समय वहाँ का राजा कौन था? कोरैब था दोस्तों। पंचाल पर चल दिए हम लोग। पंचाल के बारे में जानते हैं। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छित्र थी, और दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी दोस्तों। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छित्र दोस्तों, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल थी। चलिए मत्स्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मत्स्य मच्छ जिसे कहते हैं। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी दोस्तों, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था दोस्तों। चलिए सुरसेन पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसकी राजधानी मथुरा थी दोस्तों। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनेउई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे।
बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा क्या था? अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था दोस्तों। अस्मक देखिए, अस्मक जो था यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था दोस्तों। इसकी राजधानी पोतन या पोतली थी। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था दोस्तों। अवंती पे चर्चा करते हैं हम लोग। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी दोस्तों। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी दोस्तों माहिष्मती थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? माहिष्मती दोस्तों। और उत्तरी की उज्जैनी दोस्तों। राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था दोस्तों। यहाँ लोहे की खानें थी दोस्तों। लोहे की खानें थी तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया था दोस्तों। गंधार देखिए, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था दोस्तों। तक्षशिला नगर के होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। कम्बोज देखिए, इसकी राजधानी राजपुरा अथवा हाटक थी दोस्तों। इसकी राजधानी जो थी राजपुरा अथवा हाटक था। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था दोस्तों। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था दोस्तों। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर देखिए। चलिए देखिए, राजतंत्र एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में दोस्तों राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। प्रत्येक राजतंत्र में शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी। गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था दोस्तों। राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे दोस्तों। राजतंत्र में कौन थे? ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक ही सीमित थी दोस्तों। चलिए प्राचीन मैप देखिए दोस्तों। महत्वपूर्ण जनपद महाजनपद की ओर नगर देखिए। काबुल नदी इधर से आ रहा है दोस्तों। गंधार आपका यहाँ पे है, झेलम यहाँ है दोस्तों। तक्षशिला देखिए यहाँ, चेनाब नदी इधर है, रावी नदी यहाँ पे है, सतलुज यहाँ पे दोस्तों, सिंधु नदी इधर है दोस्तों, ब्यास नदी यहाँ पे है। फिर देखिए यमुना नदी इस तरह, कुरु यहाँ पे, हस्तिनापुर यहाँ है दोस्तों, पंचाल, गंगा नदी यहाँ, कौशल यहाँ पे है दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा देखिए दोस्तों इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा नदी। गंगा आपका यहाँ है, वज्जी, वैशाली, ये पटना का क्षेत्र दोस्तों, मगध, अंग, कौशल, ये यूपी का बेल्ट है दोस्तों। कौशाम्बी, सोन नदी, राजगिरी ये पटना का क्षेत्र है दोस्तों। अवंती, उज्जैन, नर्मदा, ताप्ती नदियों के किनारे ये दोनों बसा हुआ था दोस्तों। इधर अरब सागर है दोस्तों। गोदावरी देखिए यहाँ से निकल रही है, कृष्णा यहाँ से, और तुंगभद्रा यहाँ से दोस्तों। पेन्नार नदी यहाँ से दोस्तों, और कावेरी नदी फिर यहाँ से दोस्तों। कर्णाली खाड़ी है। देखिए हम लोगों का प्राचीन मैप किस तरह था दोस्तों। प्राचीन इतिहास का मैप दोस्तों। महत्वपूर्ण महाजनपद और नगर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं।
बुद्ध के समय गणतंत्र देखिए दोस्तों। बुद्ध काल में 16 जनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे जो इस प्रकार थे दोस्तों। पहला देखिए कपिलवस्तु के शाक्य, ये सब गणतंत्र थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सुमसुमारा के भग, कुछ अन्य स्रोतों में इसका नाम सुसुभारगिरी है दोस्तों, एवं सुमसुमगिरी भी मिलता है बहुत जगह पे दोस्तों। अलकप के बिली भी गणतंत्र में थे दोस्तों। अलकप के बुली। केशपुत के कलम, बुद्ध के गुरु अलार कलाम इसी से संबंध थे दोस्तों, केशपुत के कलाम से दोस्तों। राम ग्राम के कोलिये, ये भी गणतंत्र में आते हैं। कुशीनारा के मल दोस्तों, ये भी गणतंत्र में थे। पावा के मल, ये भी गणतंत्र में थे। पिपली वन के मोरिये, ये भी गणतंत्र थे। और वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज था दोस्तों। और मिथिला का विदय दोस्तों, ये भी गणतंत्र में आते थे। कपिलवस्तु के शाक्य देखिए, इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसे शाक्य वंशीय सुकृति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे। चातुमा, सामगामा, होमदुस और शिलावती, नगरक, देवउदह आदि। शाक्य लोग अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ और इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विडुडम द्वारा किया गया दोस्तों। सुमारा के भाग देखिए, इसकी स्थिति का अनुमान वर्तमान चुनार यानी मिर्जापुर जिला से किया गया है। ऐसा मान्यता है कि भग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित भर्ग वंश से संबंधित थे। अलकप के बुली देखिए, गणतंत्र जो थे दोस्तों, इसकी राजधानी बेट द्वीप थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद यानी आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित है दोस्तों। केशपुत के कलाम देखिए, वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पंचाल जनपद के केसियों के साथ था। आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की दोस्तों। रामग्राम के कोलिये की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। कोलियेगन के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों। कुशीनगर के मल देखिए, वाल्मीकि रामायण में मलों के लक्ष्मण के पुत्र चंद्र केतुमल का वंशज कहा जाता है। कुशीनगर के मल में दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में मलों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्र केतुमल का वंशज कहा गया है दोस्तों। पावा के मल देखिए, पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पेड्रोना नामक स्थान था। मल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे दोस्तों। पिपलीवन के मोरिये देखिए, किंवदंती हैं कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश में उत्पन्न हुआ था दोस्तों। पिपलीवन के मौर्य। वैशाली के लिच्छवी देखिए, बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था वैशाली। लिच्छवी वज्जी संघ से सर्व प्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के वसाड़ नामक स्थान में स्थित है। महावग जातक में वैशाली को एक
धनी यानी समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण कराया, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। लिच्छवी का राजा चेटक था। चेटक की पुत्री छलना, जिसे छलना विदेशी में बोलते हैं दोस्तों, छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ दोस्तों। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी दोस्तों। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मिथिला के विदेह। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है दोस्तों। वर्तमान में कहाँ से? जनकपुर से दोस्तों। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष चलिए देखते हैं हम लोग। मगध एक परिचय। मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल के परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध जनपद था दोस्तों। इस स्थिति में मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया के जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिवज्र थी। बाद में राजगिरी बनी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी दोस्तों। जो कितनी? 5 पहाड़ी से घिरी हुई थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त ने जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे दोस्तों। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भौगोलिक स्थिति देखिए। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी दोस्तों। मगध का राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया गया दोस्तों। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि, लोहे, नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधन की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा और प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य था दोस्तों कौशल, वत्स और अवंती को मिला लिया। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को मिला लिया गया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है, जिसे मगध का उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है साथियों। मगध के राज्य के प्रमुख वंशज। हर्यक वंश देखिए दोस्तों, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व दोस्तों। 544 से ईसा पूर्व से 412 दोस्तों। संस्थापक बिंबिसार थे। राजधानी गिरिवज्र, राजगिरी, पाटलिपुत्रा दोस्तों। प्रमुख शासक देखिए। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किए दोस्तों। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था दोस्तों। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दोस्तों। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य का बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। इसके शासनकाल में मगध विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसका अन्य नाम श्रेनिक भी था दोस्तों जैन साहित्य में। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी, उनका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए। प्रथम देखिए, प्रथम पत्नी उसकी महाकौशला देवी थी। प्रथम पत्नी कौन थी? महाकौशला देवी थी, जो कौशल राज की पुत्री और परसेनजीत की बहन थी जो दोस्तों। इनके साथ दहेज में कांसी प्रांत मिला, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी दोस्तों। दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी राजकुमार के चेलना, जिसे छलना कहते हैं दोस्तों, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ दोस्तों। किससे जन्म हुआ? चेलना देवी से दोस्तों। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी दोस्तों। बिंबिसार को
वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ दोस्तों। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया दोस्तों। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत से मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा दोस्तों। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा दोस्तों। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किए दोस्तों। अजातशत्रु का कौशल नरेश परसेनजीत अजातशत्रु दोस्तों कौशल नरेश परसेनजीत से युद्ध हुआ। परसेनजीत की राजा हुई, परंतु बाद में दोनों समझौता हो गया दोस्तों, दोनों में समझौता हो गया। परसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था दोस्तों। अजातशत्रु जैन मतानुयानी था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अजातशत्रुओं का लिच्छवियों से युद्ध हुआ और अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों को विजय प्राप्त किया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया। बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध का अंग बन गए। अजातशत्रु के समय ही राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ दोस्तों। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष किया दोस्तों। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन के द्वारा मार डाला गया दोस्तों। उदयन देखिए 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व दोस्तों। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर से पाटलिपुत्र का एक नाम कुसुमपुर भी है दोस्तों नामक नगर की स्थापना की दोस्तों। तब उसे अपनी राजधानी बनाया। यह जैन मतायनी था दोस्तों। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था दोस्तों। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी दोस्तों। शिशुनाग वंश पर चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व दोस्तों। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा है दोस्तों। प्रमुख प्रशासक चलिए देखते हैं। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया दोस्तों शिशुनाग ने। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था दोस्तों। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा दोस्तों। कालाशोक के बारे में चर्चा करते हैं। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व दोस्तों गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराण तथा दिव्यादान में काकवर्ण मिलता है दोस्तों। कालाशोक का जो नाम है पुराण में और दिव्यादान में दोस्तों काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया दोस्तों कालाशोक ने। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों स्थविर और महासांघिक में बट गए। बौद्ध इसी के समय दो भागों में बटे दोस्तों, स्थविर और महासांघिक में दोस्तों। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र
में घूमते समय महापदम नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी दोस्तों। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया दोस्तों। नंद वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासन रहा दोस्तों। इसके संस्थापक थे महापदम नंद दोस्तों। प्रमुख शासक चलिए देखते हैं। महापदम नंद है प्रमुख शासक दोस्तों नंद वंश के। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापदम नंद एक शूद्र था दोस्तों। इसमें महापदम नंद को सर्व छत्रांक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया दोस्तों। इसने एक छत्र शासक की स्थापना की, एक राट की उपाधि भी धारण की दोस्तों। महापदम नंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसका पुत्र था दोस्तों, जो नंद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। घनानंद पर चर्चा करते हैं हम लोग, घनानंद पे दोस्तों। यह सिकंदर का समकालीन था दोस्तों। इसके समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा दोस्तों। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा? अग्रमीज कहा दोस्तों। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए, जिससे जनता असंतुष्ट थी दोस्तों। घनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आया था दोस्तों। वह घनानंद के द्वारा अपमानित किया गया और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी दोस्तों। मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक। सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसमें निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो सका दोस्तों। देखिए, तांबे और लोहे की खानों से निकटता से जो बेहतर उपकरण और हथियार के लिए आवश्यक थे दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी का जमाव, जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मगध के दोनों राजधानियां राजगिरी और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगिरी पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा और सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी दोस्तों, अतः यह जल दुर्ग से सुरक्षित था। दक्षिणी बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था दोस्तों। वंश का नाम, राजा का नाम और शासन काल दोस्तों। हर्यक वंश देखिए 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक राज किया दोस्तों। पहला देखिए बिंबिसार थे, 52 वर्ष तक शासन किए, 544 से 492 ईसा पूर्व दोस्तों। फिर अजातशत्रु 32 वर्ष राज किए, 492 से 460 ईसा पूर्व दोस्तों। फिर उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी दोस्तों 48 वर्ष शासन किए, 460 से 412 ईसा पूर्व दोस्तों। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक राज किए दोस्तों। शिशुनाग ने दोस्तों 18 वर्ष शासन किए, 312 से 394 ईसा पूर्व तक दोस्तों। काकवर्ण दोस्तों, जिसे काला से कहा गया, ये 28 वर्ष शासन किया, 394 366 दोस्तों। और काकवर्ण के 10 पुत्र थे, जो
22 वर्ष तक शासन किए, 366 से 344 ईसा पूर्व तक दोस्तों। फिर आया नंद वंश दोस्तों, 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक शासन किए। इसमें आया 2 वंश दोस्तों, महापद्म नंद, ये 21 वर्ष तक और उसके 8 पुत्र 21 वर्ष तक शासन किए दोस्तों। और 344 323 ईसा पूर्व तक ये इनका शासन रहा। चलिए ये चैप्टर क्लोज होता है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों प्राचीन भारतीय पर विदेशी आक्रमण दोस्तों। ये हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 दोस्तों। चलिए चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों, छोटा चैप्टर है दोस्तों, इसलिए इसको भी ऐड कर दिया गया है। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण देखिए दोस्तों। तो पहले 2 आए थे, एक थे ईरानी दोस्तों, हखामनी आक्रमण थे दोस्तों, हखामनी दोस्तों, ये साइरस द्वितीय के पुत्र थे दोस्तों। और यूनानी आक्रमण सिकंदर को बोला जाता है दोस्तों। प्राक मौर्य युग में मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, वहीं पश्चिमोत्तर प्रांतों में अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, यह क्षेत्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कंबोज, गंधार एवं मद्र प्रमुख थे दोस्तों। इन क्षेत्रों में कोई ऐसी सार्वभौम शक्ति नहीं थी जो परस्पर संघर्ष रत्न राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन कर सके। यह संपूर्ण प्रदेश उस समय विभाजित थे। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रांताओं का ध्यान भारत के इस भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था दोस्तों। परिणाम स्वरूप यह प्रदेश 2 विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ। पहला था हखामनी ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हखामनी वंश के राजाओं ने किया दोस्तों। इस वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय, जो 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व ने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया दोस्तों। फिर देखिए हखामनी वंश के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। हखामनी ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासक साइरस द्वितीय के पुत्र थे दोस्तों। 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक ये रहे, वहाँ शासन किए दोस्तों। साइरस द्वितीय ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः थोड़े ही समय में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की। प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस में कपिसा नगर को ध्वस्त किया था दोस्तों। साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में दरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हुई तथा उसका पुत्र कैम्बिसीज द्वितीय 529 से ईसा पूर्व से 522 ईसा पूर्व उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। वह गृह युद्धों में ही उलझा रहा और उसके समय हखामनी साम्राज्य का भारत की ओर से कोई विस्तार न हो सका। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर दोस्तों। फिर आया दोस्तों दारा प्रथम दोस्तों, से डेरियस प्रथम करते हैं 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व दोस्तों। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम, जिसे डेरियस प्रथम को प्राप्त हुआ दोस्तों। दारा यूनानी सेनापति स्काईलैक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान
तटों का पता लगाया। दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया दोस्तों। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत हेरोडोटस के अनुसार है दोस्तों था। कंबोज और गांधार पर भी उसका अधिकार था। दारा प्रथम के 3 अभिलेख बेहिस्तून, पारसी पोलिस और नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून और पारसी पोलिस एवं नक्शे रुस्तम से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षयार्स अथवा जरक्सीज लगभग 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व शासन किया दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं हम लोग। यह दारा का पुत्र था दोस्तों। किसका पुत्र? दारा का पुत्र था। इसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, किंतु यह यूनानियों द्वारा परास्त किया गया था दोस्तों। इसने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया दोस्तों। जरक्सीज के उत्तराधिकारी तथा पारसिक साम्राज्य का विनाश। जरक्सीज की मृत्यु के पश्चात उसके तत्कालिक उत्तराधिकारी क्रमशः अर्तजरक्सीज प्रथम, अर्तजरक्सीज द्वितीय हुए। साक्ष्यों से पता चलता है कि इन उत्तराधिकारियों द्वारा दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया और पारसिकों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय था दोस्तों। 360 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक था दोस्तों। दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अरबेला यानी गोगामेला के युद्ध 331 ईसा पूर्व में बुरी तरह परास्त किया। इस प्रकार पारसिकों का विनाश हुआ दोस्तों। हखामनी ईरानियों द्वारा दोस्तों भारतीय क्षेत्रों में आक्रमण के कारण क्या थे? चलिए देखते हैं। ईरानी सम्राटों की पश्चिमी में सुदृढ़ता दोस्तों। भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीति की परिस्थितियां दोस्तों हखामनी शासन को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए लाचार किया दोस्तों। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व दोस्तों। उत्तरा पथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति। चलिए हम लोग आगे पेज की ओर चलते हैं। हखामनी ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव दोस्तों। ईरानी आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। समुद्री मार्ग की खोज, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अब पश्चिमोत्तर भारत में दाएं से बाएं और लिखे जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है दोस्तों। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार भी हुआ और अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा आरंभ हुई दोस्तों। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जैसे अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे दोस्तों। अशोक के शासनकाल की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। यूनानी आक्रमण चलिए हम लोग देखते हैं। सिकंदर, फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था दोस्तों, 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई दोस्तों। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लगभग 20 वर्ष की अल्प आयु में सिंहासन रूढ़ हुआ दोस्तों। वह अरस्तु का शिष्य था दोस्तों। यूनानी शासक मकदूनिया शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 356 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। भारत विजयी अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख, इसे बैक्टीरिया यानी वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र कहते हैं दोस्तों,
को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत खेवा दर्रा पार कर भारत आया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन किया दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक का एक सीमांत गणराज था दोस्तों। अश्वक एक सीमांत गणराज था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया। इसी कारण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों की मौत के घाट उतार दिए दोस्तों। सिकंदर को पंजाब यानी झेलम एवं चिनाब का मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच या झेलम बितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व भारत से लौट गया दोस्तों। सिकंदर जो है विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत लौट आया। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। एक निकैया विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दोस्तों। दूसरा बहुकेफला दोस्तों, बहुकेफला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, ओर्नोसिक्रेट्स तथा ओरिस्टिबुल्स के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है दोस्तों। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था दोस्तों? चलिए देखते हैं इस पर। सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव। फिर देखिए, इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे। दूसरा देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण कारण था सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना, उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़े की बहुलता दोस्तों। आम्भी जैसे देशद्रोहियों के सहयोग भी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण था दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला और प्राचीन यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना और पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण। सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल जलमार्ग खुले जो आज भी भारतीय व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं। आगे देखिए, भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे दोस्तों। उलूक शैली के सिक्के। भारत में गांधार शैली
कि कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखता है दोस्तों। चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, अंत करते हैं दोस्तों। आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया गया दोस्तों। अब आपका चैप्टर नंबर 6 आएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोस्तों। इसको एक टॉपिक में समेटने का कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।